विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इसराइल और भारतीय कारोबारी अडानी से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद भारी नुकसान का सामना कर रहे अडानी ग्रुप ने देश के बाहर एक और बड़ा कदम उठाते हुए मकबूजा फिलिस्तीन के हैफा बंदरगाह का अधिग्रहण कर लिया है। भारत के सबसे अमीर उद्योगपति गौतम अडानी को एक बड़ी डील हाथ लगी है। अब अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पोर्ट्स को इसराइल के कब्जे वाले फिलिस्तीन के इस पोर्ट पर मालिकाना हक हो गया है। अडानी समूह ने फिलिस्तीन के सबसे बड़े पोर्ट हैफा पोर्ट को खरीदने की बोली $1.2 बिलियन में जीत ली है। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन और गैडोट ग्रुप ने इजराइल के हैफा पोर्ट की बिडिंग में विनिंग बिड लगाई। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप की पोर्ट कंपनी ने जानकारी दी है कि एपीसेज और गैडोट ग्रुप के कंसोर्टियम ने हैफा पोर्ट कंपनी के 100% शेयर मतलब पूरी हिस्सेदारी खरीदने की नीलामी जीत ली है। इस कंसोर्टियम में अडानी पोर्ट्स की 70% हिस्सेदारी है और गैडोट ग्रुप की 30% हिस्सेदारी है। अब इस पोर्ट पर कंसोर्टियम का साल 2054 तक मालिकाना हक रहेगा। इस सौदे पर साइन करने के लिए खुद इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मौजूद थे। उन्होंने इसराइल में निवेश को और बढ़ाने के लिए अडानी ग्रुप से बात की। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अडानी समूह के साथ हैफा बंदरगाह सौदे को मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी में काफ़ी सुधार होगा। गौरतलब है कि हैफा बंदरगाह शिपिंग कंटेनरों के मामले में इसराइल का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है और शिपिंग टूरिस्ट क्रूज जहाज़ों के मामले में सबसे बड़ा है। डील साइन होने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि 100 साल पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान बहादुर भारतीय सैनिकों ने फिलिस्तीन के इस शहर को मुक्त कराने में मदद की थी और आज फिर से एक भारतीय निवेशक इस शहर को लिबरेट कराने में मदद कर रहा है। वहीं इस डील पर खुशी जताते हुए अडानी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मुझे ये डील जीतकर खुशी हो रही है। ये डील मेडिटेरियन सी के लॉजिस्टिक्स के लिए गेम चेंजर साबित होगी। अडानी ने इस पोर्ट को पूरी तरह से बदल देने का वादा करते हुए कहा कि आज का हैफा कल के हैफा से बहुत अलग दिखेगा। उन्होंने कहा कि इस शहर को बदलने के लिए अपनी भूमिका पूरी जिम्मेदारी से निभाएंगे। बता दें कि देश के सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी और उनके ग्रुप के लिए पिछले कुछ दिन काफ़ी मुश्किलों भरे रहे हैं। शुक्रवार को सिर्फ एक दिन में ही अडानी की संपत्ति $20.8 अरब घट गई। इस साल की शुरुआत से ही उनकी दौलत घटती जा रही है। इस साल अब तक उनकी नेटवर्थ में $27.9 अरब की गिरावट आ चुकी है। हिंडनबर्ग की हाल ही में जारी हुई रिपोर्ट ने अडानी इंटरप्राइजेज के एफपीओ को बर्बाद करने का काम किया है। इस रिपोर्ट में अडानी पर शेयरों में हेरफेर और फ्रॉड स्कीम के आरोप लगाए गए हैं। 24 जनवरी को पब्लिश हुई इस रिपोर्ट में न्यूयॉर्क बेस्ड इस इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म ने कहा था कि हम अपनी 2 साल की जांच के आधार पर इस बात का सबूत पेश करते हैं कि 17.8 लाख करोड़ मतलब $218 अरब का ये अडानी ग्रुप दशकों से शेयरों की हेरफेर और अकाउंट्स में फ्रॉड करने में लगा हुआ है। अगली खबर में ईरान और अमेरिका के बिगड़ते रिश्तों के बीच तेहरान की बड़ी धमकी के बारे में बात करेंगे। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की लगातार आतंकी कार्रवाइयों और धमकी के बीच न्यूज़ वीक ने संयुक्त राष्ट्र में ईरान के दफ्तर के हवाले से बड़ी खबर देते हुए कहा है कि ईरान ने अमेरिका को गंभीर नतीजे भुगतने की सीधी धमकी दी है। न्यूज़ वीक ने रिपोर्ट देते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र में ईरान के दफ्तर ने कहा है कि अगर ईरान के खिलाफ अमेरिका ने कोई भी बेवकूफ़ी भरा कदम उठाया या कोई सैन्य कदम उठाने की भूल की तो ये एक जंग शुरू करने के समान होगा और इसका जिम्मेदार अमेरिका खुद होगा। न्यूज़वीक के मुताबिक इस्फहान में डिफेंस मिनिस्ट्री की एक कंपनी पर हुए नाकाम हमले के बाद ईरानी अधिकारियों ने इस अमेरिकन मैगजीन से बात करते हुए कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका का कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन एक व्यापक युद्ध के समान होगा जिसके खतरनाक नतीजे पूरे इलाके पर पड़ेंगे और इसका जिम्मेदार अमेरिका होगा। न्यूज़वीक ने कहा कि हालांकि पेंटागन ने इस्फहान में हुए हमले में अमेरिका की किसी भी भूमिका का इनकार किया है, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कुछ खुफिया अमेरिकी सूत्रों के हवाले से जानकारी देते हुए कहा कि ये हमला इसराइल ने किया है। वहीं इसराइल ने भी ना तो अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी ली, ना ही इसे झुठलाने की कोशिश की, जबकि अन्य किसी पक्ष ने भी इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के स्थायी मिशन ने न्यूज़वीक से बात करते हुए कहा कि ईरान के नज़रिए से किसी भी सतह पर सैन्य विकल्प का सहारा लेने का मतलब
अमेरिका का सीधे जंग में शामिल होना है। हालांकि ईरानी मिशन ने कहा कि अभी तक ऐसी किसी बात की संभावना नहीं है, लेकिन ईरान ने साथ ही साफ शब्दों में कहा है कि अगर अमेरिका ऐसी कोई सामरिक भूल करता है और जंग शुरू करता है तो इस इलाके और दुनिया के लिए उसके गंभीर नतीजों का जिम्मेदार खुद अमेरिका होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान के पास अपनी और अपने हितों की रक्षा करने की सलाहियत मौजूद है। न्यूज़वीक ने इस मामले में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का रुख जानने की कोशिश की तो पेंटागन से वही पुराना जवाब मिला कि हमने इस बारे में मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं। हम साफ कर देना चाहते हैं कि इस हमले में या ईरान में किसी भी ऐसे मिशन में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है। अगली खबर अफगानिस्तान से आ रही है। अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। महिलाओं और लड़कियों को तालीम से महरूम रखने के विवादित फैसले और दुनिया भर में हो रही आलोचनाओं के बाद से ही तालिबान नेतृत्व में बदलाव की सुगबुगाहट हो रही है। काबुल टाइम्स ने अपने सूत्रों और न्यूज़ चैनल 18 के हवाले से खबर देते हुए कहा कि लड़कियों को शिक्षा से महरूम रखने के विवादित फैसले के बाद से ही तालिबान के वरिष्ठ नेता इस गुट के मुखिया मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंदजादे को बर्खास्त करने के विकल्प पर गौर कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि तालिबान सरकार में प्रधानमंत्री के पद से चूक गए अब्दुल गनी बरादर को मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंदजादे का उत्तराधिकारी बनाया जा सकता है। तालिबान नेताओं का मानना है कि लड़कियों की शिक्षा एक ऐसा हसास मुद्दा है जिसके कारण तालिबान में फूट पड़ने का खतरा है और तालिबान नेताओं में इस वजह से मतभेद गहरा सकते हैं। हैबतुल्लाह अखुंदजादे अपने पद से हटता है तो उसके बाद तालिबान नेता कौन होगा? इस बारे में चैनल 18 से बात करते हुए एक जानकार ने कहा कि हैबतुल्लाह अखुंदजादे के मुख्य सलाहकार मुल्ला अब्दुल गनी बरादर इस पद का सबसे बड़ा दावेदार है और इस बारे में तालिबान नेताओं के बीच बातचीत चल रही है। एक तरफ मीडिया में तालिबान के अंदर चल रहे इस घटनाक्रम को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है, वहीं दूसरी तरफ अभी तक तालिबान ने इस सिलसिले में कुछ भी बयान नहीं दिया है। गौरतलब है कि पिछले साल 20 दिसंबर को तालिबान ने एक आदेश जारी करते हुए कहा था कि अगले शासनादेश आने तक अफगानिस्तान में लड़कियों और महिलाओं को यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल करने की इजाज़त नहीं है। तालिबान सरकार ने 8 जनवरी 2023 को भी देश की तमाम यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और कॉलेज को पत्र लिखते हुए आदेश दिया था कि वो लड़कियों का रजिस्ट्रेशन ना करें और किसी लड़की को एंट्रेंस में हिस्सा लेने की अनुमति ना दें। अगली खबर में यूरोप में जारी कुरान के अपमान पर अल अज़हर यूनिवर्सिटी की अपील के बारे में बात करेंगे। यूरोप में इस्लामोफोबिया की लहर के बीच स्वीडन और हालैंड में कुरान मजीद के अपमान पर कड़ा रुख अपनाते हुए अब इस्लामी जगत की मशहूर यूनिवर्सिटी अल अज़हर ने मुसलमान देशों और आम जनता से इन देशों के आर्थिक बहिष्कार की अपील की है। फ़िलिस्तीन की शाहब न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अल अज़हर ने दुनिया भर के मुसलमानों से अपील करते हुए कहा है कि वो हॉलैंड और स्वीडन का आर्थिक बायकाट करें और इन देशों के बनाए हुए सामान का इस्तेमाल ना करें। अल अज़हर ने ऐलान करते हुए कहा कि मुसलमानों को कुरान मजीद की हिमायत करने के लिए हॉलैंड और स्वीडन में बने सामानों का बायकाट करना चाहिए। अल अज़हर की ये अपील उस वक्त सामने आई है जब स्वीडन, हॉलैंड और डेनमार्क आदि देशों में कुरान मजीद के अपमान की एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं। गौरतलब है कि नीदरलैंड में चरमपंथी पेगिडा पार्टी के राजनेता एडविन वेगनसोल्ड ने हेग में अपमानजनक हरकत करते हुए पवित्र कुरान मजीद को जलाया। इससे पहले स्वीडन सरकार ने लगातार तीसरी बार कुरान मजीद के अपमान की परमिशन दी और इस बार यह हरकत स्टॉकहोम में तुर्क दूतावास के सामने हुई। यूरोपीय देशों में बढ़ते इस्लामोफोबिया और कुरान के अपमान की हरकतों पर दुनिया भर में गम और गुस्सा फैला और दुनिया भर के इंसाफ पसंद लोगों ने इसकी निंदा की। ईरान, इराक, तुर्की, लेबनान, मिस्र, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, जॉर्डन और मोरक्को समेत अल अज़हर मिस्र, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स, OIC, GCC, हिजबुल्लाह और अंसारुल्लाह जैसे समूहों ने भी इन हरकतों की आलोचना करते हुए कहा कि जिम्मेदार लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि भविष्य में ऐसी कोई भी हरकत ना हो और अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच नफरत ना फैले। हमारा आज का बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरें जानने के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहिए।